All the corticosteroids are potentially beneficial in severe asthma. However, because of their toxicity, systemic corticosteroids are used chronically only when other therapies are unsuccessful. वही बात कि इसमें भी हम inhalational ही यूज़ करते हैं. In contrast, local aerosol administration of surface active corticosteroids, which are, ये नाम याद रखने हैं, beclomethasone, budesonide, dexamethasone, flunisolide, fluticasone, mometasone, इसमें से 3 या 4 के एटलीस्ट नाम याद हो, is relatively safe, and inhaled corticosteroids have been common first line therapy for individuals with moderate to severe asthma. Important IV corticosteroids which are for status asthmaticus. Status asthmaticus होता है किसी पेशेंट को अस्थमा है, पता है आपको, सडन उसको वर्सनिंग ऑफ अस्थमा हुआ, सडन अटैक हो अस्थमा का ड्यू टू प्री डिस्पोजिशन, या वैसी जगह चला गया जहाँ से उसको एलर्जी है, तो सडन जो अटैक होगा ना उसको हम स्टेटस एस्थमाटिकस कहते हैं, और ऐसे पेशेंट को फ़ौरन मैनेज करना होता है, तो इसमें हम लोग IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे जाते हैं विच इंक्लूड प्रेडनिसोलोन, ठीक है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन. ठीक हो गया. मैकेनिज्म इनका क्या है वो भी अभी मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन को इन्हें ब्लॉक करना. अच्छा, इन्फ्लेमेटरी पाथवे में क्या होता है, आपके मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज A2, और उनको कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर. वो एराकिडोनिक एसिड के आगे 2 पाथवेज होते हैं, या तो वो कॉक्स पाथवे में जाता है साइक्लोऑक्सीजनेज, या लाइपोऑक्सीजनेज. लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे जो है वो ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, और साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है. अब हम क्या करते हैं, पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब देते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है ना, जो एराकिडोनिक एसिड को बना रहा है, उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे दोनों पाथवेज आगे से इनहिबिट हो जाते हैं, ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे ना ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, और आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ जाएगा. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इन पेशेंट्स के अंदर, आप एस्पिरिन क्यों नहीं देते? एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. व्हाई? बिकॉज एस्पिरिन आपके सिर्फ कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा. जब सिर्फ कॉक्स एंजाइम इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, और वो जो एराकिडोनिक एसिड है जिसने कॉक्स पाथवे में जाना था वो जमा होता जाएगा, और वो जमा होकर लॉक्स पाथवे की तरफ शंट हो जाएगा, और ल्यूकोट्राइन्स बड़े एक्सेस अमाउंट में बनेंगे, और एक्सैसरबेशन हो जाएगी एस्थमा की. सो इस वजह से एस्पिरिन नहीं देते इन पेशेंट्स के अंदर. So corticosteroids reduce the synthesis of arachidonic acid by phospholipase A2 and inhibit the expression of COX-2 as well, some minor amount. The inducible form of cyclooxygenase. Concentration of prostaglandins and leukotrienes are reduced. It also has been suggested that the glucocorticoid corticosteroids increase the responsiveness of beta adrenal receptors in the airway. जैसे बीटा वाले इनकी रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाते थे, ये भी उनके रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाते हैं, और दोनों मिलकर काम करते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर काइंड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. दे बाइंड टू, अब उनका बताया हुआ है कैसे एक्शन होता है, क्योंकि स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं, तो स्टीरॉइड्स के लिए आपकी बॉडी में सेल्स के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, तो ये उन पर बाइंड करेंगे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट को एक्टिवेट करेंगे विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और वो आपके DNA पे बाइंड करेगा, और ऐसी ड्रग्स की ऐसे प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा जो कि इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को. ठीक है. अच्छा, रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 इज थॉट टू बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एस्थमा, क्योंकि इसी से ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं, और दे रिजल्ट फ्रॉम द फॉस्फोलाइपेज स्टिमुलेटेड इकोसिनॉइड सिंथेसिस आर एक्सट्रीमली पोटेंट इन suppression can be reduced by using alternate potent bronchoconstrictors and may also participate in the late inflammatory response. So that's why हम लोग corticosteroids दे रहे होते हैं. इसमें बताया हुआ है कि जी एंटीजन एक्सपोजर हुआ, फिर IgE लगी मास्ट सेल पे, मीडिएटर रिलीज हुए, उसके 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, अर्ली रिस्पॉन्स और लेट रिस्पॉन्स. अर्ली रिस्पॉन्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, एक्यूट सिम्टम्स होते हैं जिनको हम ब्रोंकोडायलेटर से ट्रीट करते हैं, और लेट रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन है जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से ट्रीट करते हैं, विच आर दीज ड्रग्स. ठीक है, अभी हम आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की टॉक्सिसिटी क्या है? इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर नाउ कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट. अगेन उसकी रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ. इट इज़ बिलीव दैट सच अर्ली यूज में प्रिवेंट सीवियर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा को प्रिवेंट करेंगे. दिस इज द शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर बिलीव दैट स्टीरॉइड शुड बी यूज ओनली इन सीवियर रिफ्रैक्टरी एस्थमा. अब नॉर्मली भी इसको ट्रीट किया जाता है विद स्टीरॉइड्स. अच्छा, जो सवियर एस्थमा के केसेस होते हैं उसमें हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं. जो स्टेटस एस्थमेटिकस की बात हो रही है उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको डेली सिस्टमिक प्रेडनिसोन दिया जाता है, और फिर उसको जब वो नॉर्मल हो जाता है फिर उसको स्विच किया जाता है टुवर्ड्स इनहेल्ड और अल्टरनेट डे ओरल थेरेपी बिफोर डिस्चार्ज. और जब घर भेज दिया जाता है तो फिर उसको इनहेल्ड पर ही शिफ्ट किया जाता है. स्टेटस एस्थमेटिकस के अंदर पैरेंटल स्टीरॉइड्स आर लाइफ सेविंग एंड अपैरेंटली एक्ट मोर प्रॉम्प्टली देन इन ऑर्डिनरी एस्थमा. Patients with COPD tend to be more resistant to beneficial effects of steroids. Their mechanism of action is not fully understood. Not important. Frequent aerosol administration of glucocorticoids जिससे adrenal gland की suppression हो जाती है. ठीक है, और sometimes ये drug आपके pharynx में डिपॉजिट हो जाती है जिससे oropharyngeal candidiasis हो सकता है.
अगर ओरल थेरेपी रिक्वायर्ड है तो एड्रीनल सुप्रेशन जो है वो ओरल थेरेपी में कम होती है, आईवी और इनहेलेशनल थेरेपी में ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर तो बस इतने ही हैं। यस, उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन भी आ जाती है बच्चों में, और बाकी सारे हमने पढ़ लिए। सो ये सवाल थे जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिलेटेड। इसमें एस्पिरिन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं जी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के ऊपर। बस ये हमारा एक छोटा सा 1-2 टॉपिक रह गए हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जैसे मैंने बताया, ये ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। दीज ड्रग्स इंटरफेयर विद द सिंथेसिस और एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइंस। अच्छा, इसमें सिंथेसिस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने एलओएक्स पाथवे बताया था, एलओएक्स पाथवे इनहिबिटर हो सकता है, या ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो सकते हैं। रिसेप्टर ब्लॉकर्स में मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिरल्यूकास्ट आती हैं। ठीक है, जब रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो चाहे ल्यूकोट्राइन बन भी रहे हैं, वो एक्ट नहीं कर पाएंगे और इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। दे आर एंटागोनिस्ट एंड दे ऑल्सो, इसमें ये ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को, ओरली एक्टिव होते हैं और एस्पिरिन इंड्यूस्ड और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म में इफेक्टिव हैं। एक्यूट एपिसोड में हम इसको प्रेफर नहीं करते, प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा टॉक्सिसिटी इसकी रेयर है। इसके अलावा इसमें शर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम के देखा गया है, एलर्जिक ग्रेनुलोमाटोसिस। बस ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ड्रग के नाम पता होने चाहिए। लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स में कौन सी आती हैं जो कि एलओएक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगी? ज़ाइलूटोन, ये भी ओरली एक्टिव है, ये आपके लाइपोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेगा, जिससे ल्यूकोट्राइंस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एंड इट इज़ प्रिवेंटिंग सेम इसके भी यूजेस वही हैं जो ऊपर वाले के थे, और इसको आप प्रोफिलैक्सिस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी में लिवर एंजाइम्स डीरेंज हो जाते हैं। एंड यस, दैट्स ऑल अबाउट ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। उसके बाद जी कुछ और ड्रग्स हैं जी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। जैसे हमने पूरा पाथवे पढ़ा, उसमें मास्ट सेल की डिग्रेनुलेशन एक स्टेप था, अगर हम उसको भी इनहिबिट कर देना तब भी ये चीज़ रुक जाएगी। तो उसमें हम यूज़ करते हैं जो ड्रग्स, उनको हम कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। उसमें आती है क्रोमोलिन और नीडोक्रोमिल। अब जो मोस्ट कॉमनली प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स यूज़ की जाती है ना, उसमें ये वाली ड्रग सबसे कॉमन है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अच्छा जी, क्रोमोलिन एंड नीडोक्रोमिल आर अनयूजुअली इनसॉल्युबल केमिकल्स, सो इवन मैसिव डोजेस गिव ओरली और एरोसोल। उसके ब्लड सिस्टमिक लेवल्स बहुत कम होते हैं, तो लोकल बड़ा अच्छा एक्शन होता है। क्रोमोलिन इसकी प्रोटोटाइप है। मैकेनिज्म इसका क्या है? पुअरली अंडरस्टूड है। ये मीडिएटर्स के रिलीज को बेसिकली कम कर रहा है फ्रॉम द मास्ट सेल्स, और इनका ब्रोंकोडाइलेटरी एक्शन भी है, सो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे ओनली हैव लोकल इफेक्ट्स, और जब ओरली देंगे तो फिर फूड एलर्जी में ये हेल्प करते हैं। और बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं इसके बारे में। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस के क्या हैं जी, एस्थमा और सीओपीडी में यूज़ करते हैं। नेजल आई ड्रॉप फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हे फीवर और फूड एलर्जी में इसको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स में कफ और इरिटेशन ऑफ द एयरवे कॉज करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास थे जी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। उसके बाद एंटी आईजीई एंटीबॉडी, जो कि मैंने बताया था, आईजीई एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर की हुई हैं। इसमें ओमेलिजुमैब है, इट इज़ अ एंटीबॉडी। इसका भी बस नाम आपको आना चाहिए, ये उसको एंटीबॉडी को जो है वो टारगेट करती है, और आपके उसके लेवल पे जाकर उसको बाइंड होने से रोकती है, और उसको अगर बाइंड हो जाए तो उसको एक्टिवेट होने से रोकती है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये यूज़ नहीं होती रूटीन बेसिस पे। सो ये हमारा पूरा एस्थमा का चैप्टर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी CVS फार्मा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी उसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो आप लोग ले सकते हैं। माइनर्स के बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पैथो के। ठीक है, और भी जो चीज़ें आपकी, इवन ऑस्पी की वीडियोज़ अवेलेबल हैं और टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक इट आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।